सीरीज में अगले नक्षत्र पे अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आज इस नक्षत्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो इन 27 नक्षत्रों में से 16वें नंबर का नक्षत्र है जिसका नाम है विशाखा नक्षत्र। ये हमारी इस विशाखा नक्षत्र पे पहली वीडियो है जिसमें हम लोग इस नक्षत्र का क्षेत्र, इसका खगोल विज्ञान से तालमेल, इस पे निवास करने वाले देवता, इसका नेचर शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम लोग इस नक्षत्र की और गहराई में उतरेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, नक्षत्र पे आपकी पहली वीडियो है, तो अभी तक नक्षत्र का महत्व हम पिछली वीडियोस में क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आप लोगों को जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग ज्योतिष विज्ञान में बात करते हैं, आपको किसी इंसान की जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति देख के आपको उसके व्यक्तित्व को जानना है या फिर गोचर करते ग्रहों के माध्यम से किसी के लिए भविष्य कथन करना है। आप ये दोनों ही चीजें एक्यूरेसी से नहीं कर सकते अगर आपने अपने विश्लेषण को सिर्फ 12 राशियों तक सीमित रखा है, क्योंकि हर एक राशि के पीछे 3 विभिन्न नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। जिस दिन से आपने अपने विश्लेषण में इस ज़ोडिएक को 12 की जगह 27 नक्षत्रों में डिवाइड करके अध्ययन करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके के दो लोगों के बीच विवाह की कंपैटिबिलिटी की बात की जाए या फिर बिजनेस की कंपैटिबिलिटी की बात की जाए या किसी भी कार्य को करने के लिए कौन सा समय उचित है, आपको वाहन लेना है, आपको विवाह करना है, आपको नई नौकरी ज्वाइन करनी है, यात्रा पे जाना है, तो वो समय आपके लिए अनुकूल है नहीं है जिस समय आपको दैविकता का, ग्रहों की ऊर्जा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी इसी माध्यम से निकाली जाती है कि उस समय पे चंद्र कौन से नक्षत्र को गोचर कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मुहूर्त। तो ये हो गए कुछ नक्षत्रों को अध्ययन करने के फायदे जो हम पुरानी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जब बात करें आज के इस टॉपिक पे जो कि है विशाखा नक्षत्र पे, तो सबसे पहली चीज होती है दोस्तों कि इसका ज़ोडिएक स्पेस क्या है। तो देखिए, इसका क्षेत्र है तुला राशि के 20 डिग्री से लेके वृश्चिक राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक। अब आप लोग देखेंगे, क्योंकि तुला राशि का जो स्वामित्व है वो जाता है शुक्र ग्रह के पास, जो वृश्चिक राशि है वो कार्मिक साइन है, उसका जो रूलरशिप है वो जाता है मंगल ग्रह के पास, केतु ग्रह के पास, और जो लोग आउटर प्लैनेट्स को भी इंक्लूड करते हैं अपने विश्लेषण में वो प्लूटो को भी इससे जोड़ के देखते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे कि इसके जो क्षेत्र है उस वजह से इसके अंदर ऊर्जा आ रही है शुक्र की, मंगल की, केतु की और प्लूटो की। यहां तक कि इसको जो इंडिविजुअली जो ग्रह रूल करते हैं वो करते हैं बृहस्पति ग्रह। तो इतने ग्रहों की ऊर्जा इस विशाखा नक्षत्र के क्षेत्र में आ रही है। तो ये हो गया दोस्तों इसका क्षेत्र। जब बात की जाए इसका खगोल विज्ञान से क्या तालमेल है, तो देखिए, जो आप लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जिसको आप लोग विशाखा नक्षत्र के नाम से जान रहे हैं, उसको आकाश में एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के माध्यम से 4 स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं जिनका नाम है अल्फा लिब्रे, बीटा लिब्रे, आयोटा लिब्रे और गामा लिब्रे। तो अल्फा, बीटा, गामा, आयोटा, लिब्रे। अब ये जो 4 स्टार्स हैं, ये जो तुला का जो विंग स्केल होता है, जो तराजू होता है, उसका जो लेफ्ट पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी स्थिति जो हमारा चित्रा का जो स्टार था स्पाइका, उसके बिल्कुल नीचे है। तो ये हो गया दोस्तों इस विशाखा नक्षत्र का एस्ट्रोनॉमी का कोऑर्डिनेशन। जब बात की जाए कि इस नक्षत्र की पावर क्या है, मैं इंडेक्स ओपन कर लेता हूं। हाँ, इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर है व्यापना शक्ति। और व्यापना शक्ति का मतलब होता है पावर टू गिव यू मेनी फ्रूट्स इन दिस लाइफ। आपको विभिन्न फलों की प्राप्ति कराना, आपकी इच्छा पूर्ति कराना, तो वो सब कुछ इस नक्षत्र की शक्ति के माध्यम से हो सकता है जिसका नाम है व्यापना शक्ति। इसका जो प्लैनेटरी रूलरशिप है वो जाता है बृहस्पति ग्रह के पास। अब देखिए, जब हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति के द्वारा रूल किए जाने वाला पिछला जो नक्षत्र था वो था आपका पुनर्वासु। अब पुनर्वासु में जो बृहस्पति की ऊर्जा व्यक्त हो रही थी बहुत ही सौम्य तरीके से व्यक्त हो रही थी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो ये था पुनर्वासु का क्षेत्र। पर जब हम बात करते हैं इस विशाखा की बात, तो विशाखा में बृहस्पति की ऊर्जा थोड़ी तीव्र तरीके से व्यक्त होने वाली है। अगर इसके नाम की बात की जाए कि सिर्फ विशाखा के नाम से आप लोगों को क्या पता चलता है, देखिए दोस्तों, विशाखा का नाम का ही अर्थ होता है द्विशाखा, फोर्क्ड वन, ब्रांच्ड वन। और हमारे काफी स्क्रिप्चर्स में, टेक्स्ट में इसको इस तरीके से भी व्यक्त करा गया है कि इसको राधा के नाम से व्यक्त करा गया है। अब देखिए, जब हम राधा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार हैं भगवान कृष्ण, उनका भी तालमेल आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। क्योंकि जब हम राधा की बात करते हैं जिनको माँ लक्ष्मी के अवतार की तरह भी देखा जाता था, तो राधा का भगवान कृष्ण के साथ
दो किस्म के रिलेशनशिप बताए गए हैं। एक है स्वक्रिय रासा, जिनमें राधा को कृष्ण को एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की तरह दिखाया गया है, और दूसरा है पाराक्रिय रासा, जिसमें दिखाया गया है कि वो मेंटल डिवोशन, एक कमिटमेंट, एक लॉयल्टी, एक समर्पण पूरी तरीके से राधा का भगवान कृष्ण की तरफ। देखिए, जो हमारे गौड़िया ट्रेडिशन है, गौड़िया सेक्ट ऑफ पीपल है, इन लोगों में कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं ये उन्हीं टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स की बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पर हाँ, एक चीज जो कि बहुत श्योर है, क्योंकि इस नक्षत्र को स्टार ऑफ पर्पस की तरह देखा जाता है, तो यहां हमें पता चलता है कि जिस तरीके से राधा ने अपने को पूरा समर्पित कर दिया था भगवान कृष्ण की तरफ। यहां तक यह भी माना जाता है कि वृंदावन में एक वन है, निधि वन, जहां पे आज भी भगवान कृष्ण आते हैं। जितने भी पेड़ हैं वो गोपियों का रूप ले लेती हैं, और आज भी रासलीला, एक स्पिरिचुअल एक्सटेटिक डांस भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच होता है। तो ये हो गया इसके जो नाम से हमें पता चलता है। अगर हमें इसके सिंबल की बात करनी हो दोस्तों, तो इससे जुड़े 3 चिन्ह हैं। पहला चिन्ह है एक ट्रैम्पल आर्च गेटवे, एक द्वार। देखिए, जब शादियों में, विवाह में आप देखते होंगे कि बाहर एक बहुत सुंदर सा द्वार फूलों से सजा हुआ होता है, तो वो एक सेलिब्रेशन का लुक देता है। साथ ही साथ आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे हम सब लोग लाइफ में एक लक्ष्य रख के आगे बढ़ रहे हैं। जो कोई स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, जिसने अपना एक लक्ष्य रखा है कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करना है, मुझे बेस्ट आईआईटी कॉलेज में एंटर करना है, तो वो एक गेट है आईआईटी का, जो उसने एक सपना बना रखा है, लक्ष्य बना रखा है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनना चाहते हैं, उन लोगों ने एक लक्ष्य साध रखा है कि मुझे एलबीएस एकेडमी, जहां पे फाउंडेशन कोर्स होता है इन सारे एस्पिरेंट्स का, तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि मुझे उस एलबीएस के गेट के से एंटर करना है, मुझे वहां पे अपने को एंटर करते हुए देखना है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है इस पहले चिन्ह से, एक द्वार से, ट्रैम्पल आर्च गेटवे से, कि लक्ष्य को लेके आपका डिवोशन, आपका जुनून, आपकी कमिटमेंट। दूसरा इससे जुड़ा सिंबल है दोस्तों एक पॉटर्स व्हील। अब देखिए, पॉटर्स व्हील में भी आप देखेंगे वो पूरा व्हील तो घूम रहा है, पर जो सेंटर में एक फिक्सिडिटी है, एक सेंटर में एक रिजिडिटी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इससे भी पता चल जाएगा, इससे जुड़े सिंबल के बारे में, इस नक्षत्र की ऊर्जा के बारे में। और जो तीसरा जुड़ा चिन्ह है दोस्तों, वो है आपका एक बहुत बड़ा पेड़ जो काफी सारी विस्तृत शाखाएं लिए हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक पेड़ जो कि और लोगों को संरक्षण दे रहा है, पोषण दे रहा है, छाया दे रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस नक्षत्र के अंदर थोड़ी सी प्रोटेक्टिव क्वालिटीज भी हैं, किसी को संरक्षण देने के भी गुण हैं। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया इसके जुड़े सिंबल्स के बारे में। अब जब हम बात करते हैं इस पे निवास करने वाले देवता के बारे में, जहां से आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी नक्षत्र की ऊर्जा के बारे में, तो पहले जो देवता इस पे निवास करते हैं वो है आपके देवताओं के राजा इंद्रदेव। अब देखिए, अब इंद्र के व्यक्तित्व के भी 3 पहलू हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपको इस नक्षत्र को समझने में हेल्प करेंगे। पहली चीज कि इंद्र को बहुत थोड़ा पोजेसिव, बहुत ऑब्सेस्ड दिखाया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, अपने सिंहासन को लेके, अपने राजगद्दी को लेके, कि अगर किसी साधु ने, तपस्वी ने तपस्या करने भी शुरू कर दी ब्रह्मदेव की तरफ, शिव भगवान की तरफ, तो इंद्र को इनसिक्योरिटी हो जाती थी, कि असुरक्षा का भाव आना शुरू हो जाता था कि कहीं मेरा सिंहासन ना मांग ले, कहीं देवलोक का राजा बनने की इच्छा ना प्रकट कर दे। जिस वजह से आपको एक इंद्र की जो इनसिक्योरिटी या ऑब्सेशन अपने राज गद्दी, राज सिंहासन की तरफ, आपको ये गुण कुछ पता चलते हैं इस नक्षत्र की ऊर्जा के बारे में, जो किसी जातक के अंदर डाल सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, इंद्र का जो स्वभाव है थोड़ा सा इस तरीके से दिखाया गया था, जो भोग विलास में है, चारों तरफ सुंदर अप्सराएं हैं, सोमरस में डूबे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस नक्षत्र के अंदर वो सामर्थ्य भी है, इंटेलिजेंट नेचर, भोग विलास की तरफ। कि देखिए, अब एक चरण इसका वृश्चिक में आ रहा है, जब भी किसी भी तरीके की शराब, इंटॉक्सिकेंट्स की बात करते हैं तो वृश्चिक से ही जोड़ के देखते हैं। तो ये जो पोटेंशियल और ये जो एट्रीब्यूट है वो भी आप कहीं ना कहीं इस नक्षत्र की ऊर्जा से जोड़ के देख सकते हैं, जो इंद्र के व्यक्तित्व से। और तीसरा जो इंद्र का जो व्यक्तित्व है था, जिस तरीके से एक्सप्लेन करा गया था, वो ये बताया गया था कि इंद्र बहुत प्रोटेक्टिव था, बहुत सुरक्षा का उसका भाव रहता था, एटीट्यूड रहता था उसके अंडर के देवताओं की तरफ। तो ये भी हमें पता चलता है कि इस नक्षत्र के अंदर जो प्रोटेक्टिव क्वालिटीज हैं। देखिए, प्राचीन समय में जब हमारे ऋषियों ने आकाश की तरफ देखा था, तो उन्होंने जो इन 4 स्टार्स की मैंने आपको बारे में बताया था, उन्होंने इन स्टार्स को, इस विशाखा नक्षत्र के क्षेत्र को आकाश में जो इंद्र के अधीन, इंद्र के अंडर जो देवता हैं, उनका निवास स्थान की तरह ही देखा था।
तो ये हमें इंद्र के व्यक्तित्व के 3 विभिन्न पहलुओं से इस नक्षत्र के जो गुण है, इसका जो नेचर है, उसके बारे में शॉर्ट में आइडिया मिला। दूसरे जो देवता इस पे निवास करते हैं ईश्वर की तरह, वो है आपके अग्निदेव। अब देखिए, अग्नि की भी 2 साइड है। एक साइड है जो आपकी बॉडी की जो पाचन क्रिया को कंट्रोल करती है, जो आपको चूल्हे में आप घर में खाना बनाते हैं, वो उसकी पॉजिटिव साइड है। और दूसरी जो उसकी नेगेटिव साइड है वो ये है कि जब अग्नि की लपटें अगर भीषण हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो सब कुछ तहस नहस कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो नक्षत्र की बात ही की जाए तो उसका तो मतलब ही द्विशाखा है। तो जो डुअल साइड है वो मैं अग्नि के जो नेचर से हमें कहीं ना कहीं इस नक्षत्र की क्वालिटीज पता चलती हैं। और काफी स्क्रिप्चर्स में देखिए जो इस पे निवास करने वाले देवता हैं वो एक कंबाइंड गॉड की तरह एक्सप्लेन करे गए हैं। चक्राग्नि या जिसको इंद्राग्नि की तरह एक्सप्लेन करा गया है कि एक ही शरीर है, 2 मुख हैं, 2 सर हैं, और जिससे एक मुख से 3 जीवा बाहर आ रही हैं, एक मुख से 4 जीवा बाहर आ रही है, सप्त जीवा। तो देखिए, ये तो बहुत रेयर टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स और किताबों में लिखा है, पर अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना हो तो इस पे निवास करने वाले देवता के तौर पे आप एक तो इंद्रदेव और अग्निदेव को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इससे जुड़े डीटी या ईश्वर के बारे में। अब हमें अगर इसकी नेचर और फंक्शनिंग समझनी हो, देखिए अभी तक जितना मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट आ गया होगा कि इस नक्षत्र के अंदर लक्ष्य प्राप्ति को लेके डिवोशन, कमिटमेंट, लॉयल्टी और थोड़ा सा इंटेलिजेंट भोग विलास वाले फैक्टर्स हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए ये भी देखा गया है कि इस नक्षत्र की जो ऊर्जा का प्रभाव है, काफी बार किसी लोगों के अंदर एक कमी का भाव होना, एक कमी की फीलिंग होना जिंदगी भर डाल के रखता है। जैसे काफी लोग होते हैं ना कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, जो स्ट्रेंथ लिए हुई चीजें हैं, उस पे फोकस ना करके जो मेरे पास नहीं है उसी में फोकस करके उसी की वजह से बार बार ऑब्सेसिव हो जाना, तो ये इसकी एक आप नेगेटिव साइड की तरह देख सकते हैं। देखिए आप इसको समझिए, चंद्र जो आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी थिंकिंग, आपकी शांति, सुकून को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र वृश्चिक राशि के 3 डिग्री में ही आके नीचता प्राप्त करता है, जो कि इस विशाखा नक्षत्र का क्षेत्र है। भाई हमने इससे पहले इतने नक्षत्र पढ़े, हमने पढ़ा था अश्विनी के बारे में जो इंपल्सिव है, थोड़ा क्रोधी नक्षत्र है, पर वहां पे भी चंद्र नीच के नहीं हुए। हमने पढ़ा था कृतिका के बारे में जो कि थोड़ा क्रिटिकल है, पर वहां पे भी चंद्र कमजोर नहीं हुए, वो कमजोर हुए विशाखा में आके। तो अब ये समझ सकते हैं कि ये जो कंसिस्टेंट जो कमी का भाव है, ये कहीं ना कहीं जिस वजह से चंद्र यहाँ पे आके कमजोर हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इसके क्वालिटीज हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर नक्षत्र की साइड होती है। एक बहुत बड़े पेड़ की एक शाखा ही है जो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं। अगर मैं आपको पॉजिटिव की बात भी बताऊं तो भाई खुद गौतम बुद्ध का जो चंद्र था विशाखा नक्षत्र में था, और देखिए उन्होंने इसकी ऊर्जा को पॉजिटिव की तरह यूज करा, अपने पूरे जीवन को अपने अंदर की अलौकिकता, दैविकता को जगाने में, मेडिटेशन में उन्होंने समर्पित कर दिया। और उनकी लाइफ में तो भोग विलास वाली कोई एस्पेक्ट नहीं थे। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी दोस्तों, जिसमें इस नक्षत्र के सारे पहलू मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहता था। आने वाले वीडियोस में हम लोग इस नक्षत्र की और गहराई में उतरेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।